मैं एक शराबी हूँ। हाय ऋषि भाई। हाय ऋषि जी। हाय ऋषि भाई। हाँ राहुल। हाय। हाय। और आज का जो टॉपिक है कि हमने निर्णय किया कि हम ये वी मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर विल एंड आवर लाइव्स ओवर टू द केयर ऑफ गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम। ये ए का तीसरा कदम है। और ए में शराब के प्रति जो ए में सारे कदमों में शराब जो है वो पहले कदम में आती है, जो कि 100% लेना भी होता है। उसके बाद जितने भी स्टेप हैं, 2 है, 3 है, 4 हैं, ये सारे के सारे एक तरीके से मुझे बाकी मामलों में मुझे भावनात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से स्वास्थ्य देने के लिए हैं। तो इसमें ये वाला जो स्टेप है, तीसरा स्टेप, ये बहुत बड़ा स्टेप है। जैसे अभी शेरर बता रहे थे कि बहुत मोटा स्टेप है। ये बड़ा स्टेप ऐसे है कि काफी सारे स्टेप्स हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्टेप है जिसमें आधी दूरी तय हो जाती है। लगभग लगभग आधी दूरी एक ही तय हो जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो पहले जो स्टेप है कि हमने शराब के सामने हतबलता मान ली, उसके बाद ईश्वर में विश्वास किया, उसके बाद ये अब निर्णय किया कि we made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood him। तो ये हमने निर्णय किया कि उस ईश्वर के हाथ में, जैसा कि हमने उसको समझा, अपनी जिंदगी और अपनी इच्छा देने वाली बात है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। मान के चलिए कि आप आपने एक ड्राइवर रखा। अब तो ड्राइवर को रखा हुआ है आपने। अब ड्राइवर गाड़ी चलाना जानता है और आप गाड़ी चलाना नहीं जानते, ढंग से चला नहीं पा रहे। तो ये निर्णय करने का मतलब क्या होता है? खुद ड्राइवर की सीट से उठ जाना और ड्राइवर को बिठा देना उस पर, फिर ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। तो ऐसे ही ये जो स्टेप है, तो अब आपके जो गाड़ी में जो सफर है वो आसानी से कटेगा। उसी तरह का स्टेप जो है ना, ये वाला स्टेप है, ये बहुत बड़ा स्टेप है। तो इस स्टेप्स के अंदर 3 मुख्य बिंदु हैं, 3 कीवर्ड हैं, 3 मेजर पॉइंट हैं। पहला तो मेड अ डिसीजन। तो हम ये देखते हैं कि भाई ये मेड अ डिसीजन क्या होता है, ये निर्णय करना होता क्या है। हम तो आपस में बातें करते रहते हैं ना कि निर्णय किया कि मूवी देखने जाऊंगा, फिर निर्णय किया कि नहीं जाऊंगा, निर्णय किया कि बीवी से ज्यादा बहस नहीं करूंगा, फिर अगले दिन बहस हो गई, निर्णय ये किया, निर्णय वो किया। हम आसान इस तरह से बातें करते रहते हैं हमेशा कि निर्णय करना, निर्णय करना। आम भाषा में हम प्रयोग करते रहते हैं, लेकिन इस शब्द का मतलब क्या होता है कि मेड अ डिसीजन है क्या? पहला तो ये मुख्य बिंदु है। दूसरा है टू टर्न आवर लाइव्स एंड आवर विल ओवर टू द, अपनी इच्छा और अपने जीवन को किसी और के हाथ में छोड़ना, मतलब ईश्वर के हाथ में छोड़ना, लेकिन अपनी जीवन और अपना इच्छा, अपना जीवन और अपनी इच्छा होती क्या है वो देखेंगे हम। वो दूसरा मुख्य कीवर्ड है, की फ्रेज है इसका। और तीसरा जो है, गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, ईश्वर जैसा कि हमने उसे समझा कि वो ईश्वर क्या है और हमारी समझ का ईश्वर क्या है, ये देखने की कोशिश करेंगे। तो ये स्टेप्स जो है, ये तीन तीन मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित होके करा जाता है। ये 3 चीजें हैं क्या? तो स्टेप 1 2 3 जो है वो चाहे तो आप लिख के कर लें, चाहे लिख के ना करें, दोनों तरीके से हो जाता है। लेकिन जो 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 फोकस करना है ना, फोकस थोड़ा जरूरी होता है। तो इन 3 बिंदुओं पे फोकस थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। तो इसका पहला बिंदु जो है, हालांकि इस बारे में मैंने चंद्रपुर के एक ग्रुप में शेयरिंग की थी, परिवर्तन ग्रुप में, तो मुझे पता चला कि वो ग्रुप और आपका ग्रुप दूसरा है। यशवंत भाई ने मुझसे कहा भी कि हमें इसी टॉपिक पे शेयर करना है, तो मैंने कहा चलो इस पे कर देते हैं। हालांकि मैं पहले एक बार शेयर कर चुका हूँ इस टॉपिक पर, बल्कि 2 बार कर चुका हूँ, पर मैंने कहा चलो कोई टेंशन नहीं है, इस पे कर देते हैं। तो ये जो स्टेप है, ये एक तरह से मान के चलिए कि ये आपके जीवन की आधी दूरी तय कराने वाला स्टेप है। इस स्टेप के बाद ना जीवन में दिक्कत नहीं रह जाती है। जो दिक्कत होती है ना, भाई किसी को दिक्कत है, परिवार में सौहार्द की दिक्कत है, परिवार में शांति नहीं रहती, किसी को दिक्कत है कि नौकरी नहीं मिल रही, क्योंकि शराब वाली तो जो निर्णय है वो तो पहले स्टेप में हो चुका है ना, जब हदबलता मान लिए। उसके बाद तो जिंदगी सुधारने वाला काम है। तो किसी जो कई कई मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से जो दिक्कतें हैं ना, फिर वो दिक्कतें छड़ जाती हैं। ये फिल्टर होता है ना, फिल्टर वो गंदगी छाट के अलग कर देता है, दूध दूध नीचे चला जाता है, ऊपर की गंदगी बच जाती है। तो ये स्टेप जो है ना, एक तरह का फिल्टरिंग स्टेप है। अगर इसमें से दूध निकाला तो दूध के अंदर जो भी
गंदगी है, मलाई सलाई सब ऊपर ही रह जाएगी, दूध ही दूध निकलेगा इसके नीचे फिर। तो ये जो स्टेप है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और मैंने कई बार देखा लोग अक्सर बातचीत करते रहते हैं कि भाई ये परेशानी है, वो परेशानी है, ये परेशानी है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, इसको कैसे हैंडल करूं, उसको कैसे हैंडल करूं। इसको कैसे हैंडल करूं, उसको कैसे हैंडल करूं, वो तो दूसरी बातें हैं। लेकिन ये स्टेप 3 अगर ढंग से लिया हुआ है ना, तो जीवन में अधिक दिक्कतों का सामना करना नहीं पड़ेगा, फिर सब कुछ ना एक प्रोसीजर रह जाएगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें 3 बिंदु हैं मेन। तो पहला बिंदु है कि भाई मेड अ डिसीजन क्या होता है, निर्णय करना होता क्या है। तो अंग्रेजी में जो डिसीजन का जो मतलब होता है, डी साइज करने का मतलब होता है बाकी की जितनी भी संभावनाएं हैं उन सबको काट देना और काट के फेंक देना। यदि आपको बंबई जाना है तो जो लातूर का रोड है, अपने जो आपका मैप है, बंबई जाने का जो रास्ता है, आपका प्लान है, लातूर वाला रोड काट के फेंक देना, पुणे वाला रोड काट के फेंक देना, और कोई और रोड हो उसको भी काट के फेंक देना, केवल बंबई का रोड दिखे। वो होता है निर्णय करना। अगर आपको उत्तर दिशा में जाना है तो पश्चिम दिशा को हटा देना, दक्षिण दिशा को हटा देना और पूरब दिशा को हटा देना, वो होता है निर्णय करना। एक ही चीज दिखे। उसकी एक कहानी बताई जाती है ना महाभारत के अंदर, कि जो शिष्य थे द्रोणाचार्य के, द्रोणाचार्य उन्हें धनुर्विद्या सिखा रहे थे, उन्हें तीरंदाजी सिखा रहे थे। तो वहां पे फिर एक एक करके सारे अपने जितने भी उनके शिष्य थे एक एक करके बुलाया। पहले शिष्य को बुलाया और बताया कि देख सामने ये चिड़िया लटकी हुई है, खिलौने रूपी चिड़िया जो थी वो एक पेड़ से लटका दी, और कहा कि इस चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है। और पहले शिष्य को सब सारे शिष्य को बता दिया, बुलाया पहले शिष्य को, उससे पूछा तुझे क्या दिख रहा है। तो पहले शिष्य ने कहा कि मुझे चिड़िया की पूंछ दिख रही है। कहता रख दे तीर कमान और आगे निकल। दूसरे को बुलाया, दूसरे का तुझे क्या दिख रहा है, कहता मुझे चिड़िया का धड़ दिख रहा है, चिड़िया का पेट दिख रहा है। कहता तू भी जा। उसे भी निशाना नहीं लगाने दिया। तीसरे को बुलाया, तुझे क्या दिख रहा है, किसी ने कहा कि डाल दिख रही है, किसी ने कहा कि चोंच दिख रही है, किसी ने कहा कि सर दिख रहा है, किसी ने कहा कि मुझे पत्ते दिख रहे हैं, किसी को पेड़ दिख रहा है। सबको एक एक करके साफ कर दिया। अंत में उसने अर्जुन को बुलाया, उन्होंने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से कहा कि तुम्हें क्या दिख रहा है। कहता गुरुजी मुझे केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि तू निशाना लगा। अर्जुन ने निशाना, केवल अर्जुन को ही निशाना लगाने का मौका दिया और अर्जुन का निशाना लग भी गया। क्योंकि पहले मुझे लगता था कि भाई द्रोणाचार्य ने तो गलती कर दी, सबको निशाना लगाने का मौका देना चाहिए था। लेकिन द्रोणाचार्य कोई छोटे मोटे गुरु कोई थे, वो तो सूझबूझ वाले गुरु थे। उस समय के सबसे अच्छे गुरुओं में से एक थे। और भीष्म पितामह ने किसी मजाक के रूप में तो अपने बच्चों को, अपने राजकुमारों को, हस्तिनापुर के राजकुमारों को उनकी देखरेख में छोड़ा नहीं था। तो जब भीष्म पितामह ने छोड़ा ही था तो अपनी जो प्रणाली थी उसमें तो माहिर थे ही वो। तो उनको पता था कि अगर चिड़िया की आंख के सिवा कुछ दिख रहा है तो इस बंदे ने अभी तक निर्णय ही नहीं किया कि चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है। और जिसने निर्णय नहीं किया कि चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है, वो लगा नहीं पाएगा, क्योंकि उसका निर्णय ही फेल हो रहा है। आगे जब तीर चलाएगा वो फेल होगा, वो दूसरी बात है। यहां तो इसका निर्णय ही फेल हो रहा है। निर्णय ही नहीं कर पाया कि चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है। और चिड़िया की आंख पे अगर निशाना लगाना, यही निर्णय नहीं कर पाया, चिड़िया की पूंछ दिख रही है, चिड़िया का धड़ दिख रहा है, चिड़िया का ये सब दिख रहा है, तो चिड़िया की आंख पे निशाना लग नहीं पाएगा। तो आज मुझे लगता है कि जो उन्होंने करा बिल्कुल ठीक करा। तो जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, क्रिकेट के अंदर क्या होता है, बॉल हाथ में आ जाती है, बॉल हाथ में आ जाती है, बॉल पकड़ के सीधा स्टंप में मार दो, वहीं लग जाएगा स्टंप के ऊपर। अगर हाथ में ज्यादा देर बॉल को रखा और स्टंप के सिवा कुछ और दिखा तो निशाना चूक जाएगा। तो निर्णय करना क्या होता है कि जहां जाना है उसके सिवा कुछ दिखना नहीं चाहिए। निर्णय करना वो होता है, और कोई संभावना होनी ही नहीं चाहिए। अगर निर्णय किया है कि अब मुझे खुश रहना है, तो फिर दुख के कारण दिखने नहीं चाहिए, वो सारे के सारे फिल्टर हो जाने चाहिए, अलग हो जाने चाहिए, कुछ और बचना नहीं चाहिए मेरी निगाह में।
ऐसा कहते हैं ना फोटोग्राफी में कि भैया ये जो कैमरा है ना, कैमरा कैमरा कभी अपने आप फोटो नहीं लेता। कोई भी कैमरा, चाहे डिजिटल कैमरा हो, चाहे एडवांस कैमरा हो, चाहे सिंपल सा एक एनालॉग कैमरा हो, किसी भी प्रकार का कैमरा कभी कोई फोटो नहीं लेता। फोटो हमेशा फोटोग्राफर लेता है। फोटोग्राफर फोकस करता है कि किस चीज का फोटो लेना है, और कैमरे का लेंस फिर कैप्चर कर लेता है, कैमरा फिर कैप्चर कर लेता है। कभी किसी कैमरे ने कोई फोटो नहीं लिया। ये फोटोग्राफर कैमरे का यूज करता है। तो इसी प्रकार आंखें जो है ना, आंखें तो लेंस की तरह हैं। आंखें कुछ नहीं देखती हैं। ये दिमाग जो होता है ना आंखों के पीछे से, ये फोटोग्राफर होता है। ये देखता है कि आंखों को क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तो जिंदगी में जो दिख रहा है ना कि तकलीफ है, पारिवारिक संबंध अच्छे नहीं है, मेरे भविष्य में कुछ हो नहीं पाएगा, अब मैं ए में तो आ गया लेकिन जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी, ये स्त्री जिससे मेरी शादी हो गई है ठीक है, पारिवारिक वाइफ है मेरी, पर इसके साथ कैसे मेरा अच्छा जीवन बीतेगा, कैसे खुशी सौहार्द, बच्चे जो हैं उनका भविष्य कैसे आगे होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा, अब लॉकडाउन आ गया। ये हजार चीजें जो दिख रही है ना, वो दिख नहीं रही है, हम देख रहे हैं। क्योंकि कैमरा कभी नहीं देखता कुछ, कैमरा किसी भी चीज का फोटो नहीं लेता, ये तो फोटोग्राफर लेता है। तो जो हमारा दिमाग है ना, वो इन चीजों को देख रहा है। मेडिकल साइंस वाले बताते हैं ये आंखें नहीं देखती हैं, आंखें तो बल्कि इंस्ट्रूमेंट हैं, ये दिमाग देखता है। वरना आप आंखें बंद करके अपने बचपन की परिकल्पना कीजिए कि जब स्कूल जाते थे तो कैसा था, वो दिखने लगेगा सीन। आंखें तो बंद हैं तो दिख क्यों रहा है? दिख इसीलिए रहा है कि देखने वाला जो है ना वो जागा हुआ है, दिमाग जागा हुआ है। तो ये जो स्टेप है, इसमें निर्णय करना पहला कीवर्ड आ जाता है कि निर्णय करना क्या होता है। निर्णय करना वही होता है, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे खुशी से रहना है, और करना भी चाहिए भाई, हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ, उसी के लिए तो हम ए में आए हैं भाई, हैप्पी जॉयस फ्री सोबर लाइफ। अब बहुत से सारे मेंबर होते हैं, हमारे भाई होते हैं, ए में आ जाते हैं, फोर्सिबली किसी तरीके से आर्थिक स्थिति बेकार होती है, शारीरिक स्थिति बेकार होती है, शराब छोड़ देते हैं वन डे एट अ टाइम, लेकिन मुंह बुझा बुझा सा रहता है, क्योंकि हो सकता है कि शराब छोड़ दी, पर अभी निर्णय नहीं किया कि अच्छा हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ जीनी है। अगर हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ जीने का निर्णय कर लिया, तो बहुत से लोग कहते हैं ना सोब्राइटी में दिक्कतें हैं, सुबह से शाम तक शेयरिंग होती रहती है, सोब्राइटी में दिक्कतें हैं, सोब्राइटी में दिक्कतें हैं, सोब्राइटी में दिक्कतें हैं। क्योंकि निर्णय किया हुआ था कि जिंदगी को एंजॉय करना है तो शराब के साथ करना है, अब शराब चली गई, लेकिन निर्णय कि जीवन सोब्राइट शराब के साथ ही एंजॉय होता है, वो निर्णय अभी तक बदला नहीं है। वो जो एक बार निर्णय किया था ना भाई कि शराब में आनंद मिलता है, शराब के साथ पार्टी होती है, शराब के साथ ये होता है, शराब के साथ जिंदगी में मजे आते हैं, वो निर्णय अभी तक जिंदा है। अब शराब है नहीं तो आनंद कहां से आए? अब ये वो जो पहले निर्णय लिया हुआ था मैंने, उसको बदलने वाला निर्णय है। पहले जो दिशा पकड़ी हुई थी उसको बदलने वाली दिशा है। तो शराब छूट जाती है, फिर भी लटके लटके चेहरे रहते हैं। मेरा ही रहा है 10 साल तक यार, इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है। 2015 तक मेरा मुंह लटका ही हुआ रहा है, ए में 24 घंटे मुंह लटका रहता था। जैसे जैसे मेरा ही स्टॉक मार्केट लुट गई हो, जैसे सीबीआई मेरे घर पे छापा मार रही हो, जैसे कि पता नहीं कौन सी त्रासदी आ गई हो मेरे जीवन में, मुंह लटका रहता था। पता नहीं क्यों, एक गुम से रहते थे। जैसे गाना है ना, शाम से आंख में नमी सी है, आज फिर आपकी कुछ कमी सी है, पता नहीं क्या कमी थी जीवन की। तो स्टेप 3 मैंने ढंग से नहीं किया था। स्टेप 1 तो कर रहा था क्योंकि शराब नहीं पी रहा था, वही तो है स्टेप 1, लेकिन स्टेप 3 नहीं किया था, है ना। तो बात ऐसी हो गई कि मेरे घर में एक फ्री रेफ्रिजरेटर है, चलो अच्छा चल रहा है, तो मेरे रेफ्रिजरेटर पूना आया तो खराब हो गया। अब खराब हो गया तो कभी मैं रीस्टार्ट करूं, कभी नीचे से साफ करूं, कभी ये करूं, रोज उम्मीद करूं कि भाई रेफ्रिजरेटर आज चल जाए तो ठंडा पानी मिले। अब कैसे मिले ठंडा पानी? रेफ्रिजरेटर तो खराब था, वो लाते लाते थोड़ा टूट गया था।
है ना। तो मैंने फिर जैसे स्टेप 2 में कहते हैं ना, केम टू बिलीव पावर ग्रेटर देन आवर सेल्स। तो पहले तो हथबलता मान ली कि भाई अब रेफ्रिजरेटर मुझसे ठीक नहीं हो सकता, वो तो हथबलता मानने वाली बात हो गई। दूसरा ये हो गया कि केम टू बिलीव दैट अ पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ। तो मैं तो ठीक नहीं कर सकता रेफ्रिजरेटर को, कौन ठीक कर सकता है? मैकेनिक ठीक कर सकता है रेफ्रिजरेटर का। उसको बुलाया। लेकिन मैंने हदबलता मान ली कि मैं रेफ्रिजरेटर ठीक नहीं कर सकता, मैंने ये भी मान लिया कि ये मैकेनिक ठीक कर सकता है, पर रेफ्रिजरेटर फिर भी ठीक नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने मैकेनिक को रेफ्रिजरेटर पे काम करने का परमिट ही नहीं किया, अलाउ ही नहीं किया। मैंने जो रेफ्रिजरेटर था उसके हाथ में डाला ही नहीं, जो रेफ्रिजरेटर था उसके हाथ में डाला ही नहीं। और जब उसके हाथ में डाला तो उसने ठीक कर दिया। तो ये जो निर्णय करना जो होता है ना, ये इस तरह की चीज होती है कि जीवन में चाहिए क्या उसका निर्णय करना होता है। तो मैंने जब ए में आया, उसके 10 साल बाद जाके निर्णय किया कि भैया अब हैप्पी जॉयस एंड फ्री जिंदगी जीनी, अब बचाने के लिए कुछ बचा नहीं है। पावर ग्रेटर देन सेल्फ, माई सेल्फ को मार चुका था, लेकिन अब निर्णय किया कि भैया उसके हाथ में छोड़ना है, तो उसके सिवा कोई संभावना दिखी नहीं। अब मैंने ये निर्णय कर लिया कि भाई मुझे हैप्पी जॉयस एंड फ्री जिंदगी जीनी है। उसके सिवा फिर जो भी कुछ दिक्कतें थी ना, वो डिसअपियर होना चालू हो गई। थोड़ा समय लगता है ना दिमाग को भी, क्योंकि जीवन में दिखता वही है जिसका हमने निर्णय कर रखा है देखने का। अभी भी निर्णय कर रखा है, बहुत से लोगों ने निर्णय कर रखा है कि जीवन में परेशानी देखनी है, तो कोरोना दिख जाता है। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें इसी दौरान अच्छी से अच्छी नौकरियां मिली हैं, अच्छे अच्छे काम मिले हैं, लेकिन चारों तरफ देख रखा है, यहां से परेशानी होने की उम्मीद आती है, वहां से परेशानी होने की उम्मीद आती है, क्योंकि अंदर से डिसीजन नहीं लिया कि खुशहाल जिंदगी जीनी है। समाज में सब कुछ होता रहता है। तो ये निर्णय करना एक ऐसी चीज होती है कि एक बार मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे पूना जाना है, तो बाकी की जितनी रोड है ना डिसअपियर। आदमी कंफ्यूज कब होता है? जब दो राहें पे आता है और निर्णय नहीं कर रखा होता कौन सी राह पकड़नी है, जब भी तो कंफ्यूज होता है। सुबह सुबह का मन है कि घर में भी लेटा रहूं, और आधा मन है कि एक्सरसाइज करने भी जाऊं या चिड़िया देखने जाऊं। सुबह सुबह मैं कंफ्यूज हो सकता हूं, हो सकता है दोनों में से कोई काम ना कर पाऊं, क्योंकि डिसाइड करना पड़ता है। नहीं, चिड़िया देखने जाना है तो चिड़िया देखने जाना है, आराम करना है तो आराम करना है, एक ही चीज। और फिर जो संभावना सुबह पैदा होगी ना, वो उसी चीज की होगी, उसके सिवा किसी और चीज की संभावना पैदा नहीं हो सकती। तो निर्णय करना वो होता है कि भैया अपना दिमाग सेट कर लो कि चाहिए क्या जीवन में, डिसाइड कर लो। उसमें कोई जल्दी नहीं है कि अभी 2 घंटे में 15 मिनट में डिसाइड करना है, एक बार डिसीजन ले लो। मैंने एक बार कोई दृष्टांत सुना था कि एक था बंदा, तो वो गया अपने मित्र से मिलने। मित्र और मित्र की जो पत्नी थी, दोनों बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। अब बातचीत किस बारे में कर रहे थे? कह रहे थे यार हमारा ना मकान लेने का मन कर रहा है। तो उसने कहा कि भाई ले लो, क्या आ जा रहा है? कह रहा हम उसी बारे में डिस्कस कर रहे थे कि मकान लेने का मन कर रहा है, लेकिन ना इतना बजट नहीं बन पा रहा। मकान लेने का मन कर रहा है लेकिन बजट नहीं बन पा रहा इतना। तो जो उनके घर पे मेहमान आया था, उसने कहा भैया अभी तुमने डिसाइड ही नहीं किया कि मकान कौन सा लेना है, कहां पे लेना है। बजट की प्रॉब्लम तो जब आएगी ना जब तुम डिसाइड करोगे, जब ये डिसाइड करोगे कौन सा मकान खरीदना है। केवल डिसाइड करने के तो कोई पैसे नहीं लगते ना, है ना। बहुत से भाई कहते हैं ना भाई मुझे नौकरी करनी है, नौकरी कहीं मिल नहीं रही। अरे तू डिसाइड तो करके तुझे नौकरी करनी है, अब ऐसे नहीं रहना। डिसाइड करने के लिए तो कोई कंपनी का कॉल नहीं चाहिए, कोई कंपनी की वैकेंसी नहीं चाहिए। डिसाइड करने के लिए डिसाइड तो कर ही सकता है, एक बार डिसाइड करके नौकरी करनी है। उसके बाद की बात है कि कहां पे अप्लाई करना है, कहां पे वैकेंसी है, कहां पे नहीं है, पर डिसीजन लेने के लिए कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि तुम डिसाइड तो करो कि मकान खरीदना है, कौन सा मकान खरीदना है, नक्की तो करो। उसके बाद की बात है ना भाई, डिसीजन लेने के लिए तो कोई पैसा नहीं चाहिए ना। आज मैं डिसाइड करूं कि मुझे करोड़पति बनना है, करोड़ों की इनकम चाहिए, मोदी मुझसे आज तो इनकम टैक्स नहीं मांगेगा ना डिसाइड करने के लिए। डिसाइड करने का तो कोई पैसा नहीं लगता ना, डिसाइड करने का कभी कोई पैसा नहीं लगता था।
कभी भी नहीं लगता था। तो मैं डिसाइड तो करूं कि मुझे हैप्पी जॉयस एंड फ्री जिंदगी जीनी है। बाकी की चीज तो बात की है कि कैसे होगा, कितना होगा, कहां पे जाएंगे, कौन से स्टेप लेंगे। अभी तो डिसाइड नहीं किया कि बंबई जाना है, कहां से बस पकड़नी है, कितने का टिकट होगा, कहां से पैसे लेंगे। ये तो बात की बातें हैं। पहले डिसीजन तो लो। तो डिसीजन लेने का मतलब होता है कि एक बार काम नक्की करूं, ये करना है या नहीं करना है। अंग्रेजी में कहावत है ना, टू बी और नॉट टू बी। दैट इज द क्वेश्चन। करना है या नहीं। तो डिसीजन करने का मतलब यही होता है, ये दिशा पकड़नी है, ये चीज चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ चाहिए। अगर ये दिखा देख लिया कि हाँ चाहिए, तो बाकी की जितनी संभावना है ना वहीं खत्म हो जाएंगी। एक ही संभावना रह जाएगी, और वो उस चीज की संभावना रह जाएगी जो आपको चाहिए। वो डिसीजन करना तो ये होता है। अब डिसीजन करना तो ये होता है, और इसमें एक है कि भाई मेड अ डिसीजन टू टर्न आवर लाइफ, our will and our life over to the care of God. Our will और our life, अपने जीवन और अपनी इच्छा को हम तीसरे बिंदु के रूप में देखेंगे, क्योंकि अलग तरीके से लिखे जाते हैं ना, हिंदी के शब्द, अंग्रेजी के सेंटेंसेस अलग तरीके से, तो उसको बाद में देखेंगे। पहले आते हैं God as we understood him. Made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood him. तो वो God, जैसा कि मैंने उसे समझा, तो वो गॉड क्या है। होता है ना भाई, गॉड ईश्वर क्या है। जिसके हाथ में मैं रेफ्रिजरेटर का काम देने वाला हूं, वो रेफ्रिजरेटर का मैकेनिक भी है या नहीं। मैं कार के मैकेनिक को रेफ्रिजरेटर का काम दे दूं, या मैं प्लम्बर को रेफ्रिजरेटर का काम दे दूं, तो वो तो सही नहीं होगा ना। तो पहले देखना है गॉड, गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, वो ईश्वर जैसा कि हमने उसे समझा, वो है क्या। तो मैं इसमें अपनी धारणा बता सकता हूं, अपनी सोच बता सकता हूं, अपना अनुभव बता सकता हूं, अपना मंतव्य बता सकता हूं। तो पहले मैं सोचता था, मेरे सामने प्रश्न ये था कि भाई ईश्वर क्या है। अब बड़ा ही जटिल प्रश्न था, कौन डिफाइन कर सकता है ईश्वर को। मेरे को लगता था मैं भी कहां से डिफाइन करूं। पर अगर मैं ईश्वर को डिफाइन नहीं कर सकता तो डिफाइन क्या कर सकता हूं। अगर मैं ईश्वर के बारे में कंफ्यूज हूं, तो फिर श्योर किस चीज के बारे में हूं। पृथ्वी के बारे में पहले लोग कहते थे कि चकोर है, फिर कहते थे फ्लैट है, फिर अब कहते हैं गोल है, कल को कुछ और बोल देंगे। किसके बारे में श्योर होऊंगा। ईश्वर से करीब है क्या मेरे सामने। अगर मैं ईश्वर, जो मेरे से इतना गहरा संबंध है, इस जीवन से पहले भी था, इस जीवन के बाद भी रहेगा, मैं पिताजी मम्मी, उनकी एजुकेशन, उनका बैकग्राउंड, उनके जाति गोत्र तो सब जानता हूं, कहां पैदा हुए कहां नहीं हुए, और जो मेरे कण कण में है मैं उसके बारे में इतना भी नहीं जानता कि गॉड क्या है। तो गॉड एज वी अंडरस्टूड हिम, ईश्वर को देखते हैं। ईश्वर क्या है। तो मेरे साथ आज मेरे सामने प्रश्न ये नहीं है कि ईश्वर है या नहीं। मेरे सामने प्रश्न आज ये है, मैं हूं या नहीं। शायद आपको किसी का माइक पीछे से म्यूट करना पड़ेगा, यशवंत भाई। हाँ, पीछे से एक आध माइक आपको म्यूट करना पड़ेगा, आप कर दीजिए जरा। तो आज मेरे सामने प्रश्न ये नहीं रहा कि ईश्वर है या नहीं है। आज मेरे सामने प्रश्न ये है कि मैं हूं या नहीं हूं। तो मैं ना अपने आप को ना कभी कभी पिंच करके देखता हूं अपने हाथ पे, महसूस हो रहा है। और फिर मैं देखता हूं मेरी आवाज, मेरी सांस, अपने आप को टच करके महसूस करता हूं, है ना। अपना सर ऊपर नीचे करके महसूस करता हूं। अभी क्यों करता हूं ऐसा। मैं तो हूं, इसकी तो गारंटी है कि मैं हूं, है ना, और चल रहा हूं। भाई जब भी तो मेरे अंदर दिल धड़क रहा है, जब भी तो मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, जब भी तो मैं जब हाथ को पिंच करता हूं तो मुझे पता चलता है कि मैंने हाथ अपना पकड़ा है। मैं तो हूं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मैं हूं। ये तो पक्का है कि मैं हूं, और गतिमान हूं, चल रहा हूं। अब मेरे सर के ऊपर ना एक सीलिंग फैन है जहां मैं बैठा हुआ हूं, और वो चल रहा है। अब मुझसे कोई पूछे कि भैया बिजली आ रही है, मैं क्या क्या पाऊंगा, अवश्य आ रही है। वो कहेगा तूने देखी है बिजली, मैं कहा नहीं देखी तो नहीं है। क्या पकड़ के दिखा सकता है मुझे, बिजली की फोटो ले सकता है, मैंने कहा नहीं ले सकता। पर तुझे कैसे पता बिजली आ रही है, मैं कहूंगा कि पंखा चलता ही नहीं। अगर बिजली ना आ रही होती, अगर पावर ना आ रही होती तो पंखा तो चलता ही नहीं। वो कहेगा ऐसा कैसे।
तो मैं कहूँ हाँ ऐसे ही है, ये बिजली दिखती नहीं है, इसका फोटो नहीं लिया जा सकता, इसे टच करके महसूस नहीं किया जा सकता, इसका इंटरव्यू नहीं लिया जा सकता, लेकिन बिजली है क्योंकि पंखा चल रहा है। तो मैं अपने आप को टच करके देखता हूं, मैं बोल रहा हूं, दिल धड़क रहा है, तो कहीं से तो ऊर्जा आ रही है, कहीं से तो चेतना आ रही है, कहीं से तो ये मूवमेंट आ रही है, कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की पावर तो कनेक्टेड है मेरे साथ। ये सुन भाई, आप म्यूट कर दीजिए किसी को बैकग्राउंड से। तो तो पीछे से कहीं ना कहीं से पावर तो आ रही है, बिना पावर के तो पंखा नहीं चलता, तो मैं क्या चलूंगा। और अगर पावर आ रही है ना, तो कहीं तो ग्रिड होगा, कहीं तो पावर सप्लाई होगी। हर चीज ना स्रोत से आती है, एक सोर्स से आती है, तो मेरी भी पावर कहीं से आ रही है ना। और मेरे घर के सामने ना 4 पेड़ खड़े हुए हैं। अब मुझसे आप यदि ये पूछें, जिस कमरे में बैठा हूं उसके सामने एक बालकनी है, बालकनी के दूसरी तरफ, रोड के दूसरी तरफ 4 पेड़ खड़े हुए हैं। आप मुझसे ये पूछें कि यहां पर कितनी जड़ें हैं, मैं कहूंगा 4 जड़ें हैं। आप पूछेंगे आपको दिख रही हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं दिख रही। आपको कैसे पता। मैंने कहा बिना जड़ के तो पेड़ हो ही नहीं सकता, अगर पेड़ है तो जड़ अवश्य होगी, मूल अवश्य होगा। तो प्रश्न आज ये है कि मैं हूं या नहीं हूं। मैं अपने आप को टच करके देखता हूं, हाँ मैं हूं। अगर मैं हूं तो मेरा मूल अवश्य होगा, मेरा जो रूट है ना वो अवश्य होंगी। ईश्वर मेरी रूट है, ईश्वर वो पावर सप्लाई है जो मुझे चला रही है। पावर तो कहीं ना कहीं से आ रही है, और जब ये पावर आनी बंद होगी कहीं और, जब पावर सप्लाई कट होगी, तो फिर मैं कहां से एग्जिस्टेंस में रहूंगा। तो अगर पेड़ है तो जड़ अवश्य होगी, बिना जड़ के तो पेड़ संभव ही नहीं है। तो यदि पेड़ है तो जड़ अवश्य होगी, काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं हूं तो मेरा मूल अवश्य होगा, काउंट करने की जरूरत नहीं है उसे। है, मैं हूं तो मेरा मूल अवश्य है, पेड़ है तो जड़ अवश्य है। तो अब दूसरी बात आती है कि भाई अगर मान भी ले कि ईश्वर है, ये मान ही ले कि ईश्वर है मेरा, तो ऐसा क्या कारण है कि वो मेरी मदद करेगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा स्टेप 2 से रिलेटेड है, लेकिन डिस्कस कर ही लेते हैं। अगर ईश्वर मान ही ले कि ईश्वर है, बहुत से लोग मानते हैं ना कि भाई बॉस तो है पर मेरा फेवर नहीं करता, तो मान भी ले कि भाई मेरा जो ईश्वर है मेरा मूल है, पर क्या गारंटी कि वो मेरी मदद करेगा इसको। अब ऐसा, जड़ जो होती है, जो मूल होता है, जड़ का उद्देश्य होता क्या है, पेड़ को आगे बढ़ाना, पेड़ को जन्म देना, उसे सपोर्ट करना, उसे आगे बढ़ाना। जड़ का कोई और उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। जड़ कभी नहीं चाहेगी कि पेड़ ना रहे, जड़ कभी नहीं चाहेगी कि पेड़ पोषित ना हो। जड़ का एक ही काम है, पौधे को पोषण देना, इसके सिवा कोई काम नहीं है। मेरा जो ईश्वर है उसका एक ही कार्य है, मुझे सपोर्ट करना, मुझे पोषित करना, मुझे सहारा देना, मैं जो भी करना चाहूं। तो ईश्वर की यहां पे विल तय है कि ईश्वर करना क्या चाहता है, और ईश्वर को मुझे हराना होगा तो गेम में लेकर क्यों आएगा। मैं अक्सर इस उदाहरण को भी देता हूं कि मेरा पुत्र आगे जाए, इसके सिवा मेरी क्या उम्मीद हो सकती है। तो जड़ की ऐसी कोई धारणा नहीं है कि पेड़ का सपोर्ट ना हो। तो ये जो ईश्वर है ये उतना ही सत्य है कि जितना मैं सत्य हूं। अगर कैमरे से फोटो लिया जा रहा है तो कैमरा, जो कैमरामैन है वो जरूर है वहां पर। अगर मेरा जीवन चल रहा है तो मेरे में पावर आ रही है, और पावर आ रही है तो पावर भेजने वाला कोई है, उसके बिना काम नहीं चलेगा, है ना। कहीं ना कहीं से तो कनेक्शन है ना, इलेक्ट्रिसिटी का भी कनेक्शन है फैन में, ऐसी तो इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं रही। चाहे किसी भी तरीके का कनेक्शन हो, पर कनेक्शन की मुझे तो वायर भी नहीं दिखती है, कहीं दीवार के अंदर से होके आती है, पर कनेक्शन तो है। बिना कनेक्शन के तो काम चलने से रहा, बिल्कुल नहीं चल सकता। तो आज अगर मैं जिंदा हूं तो मेरा स्रोत भी जिंदा है, मैं, मैं चल रहा हूं तो स्रोत भी चल रहा है, और मेरी पावर मेरे स्रोत से आ रही है।
और स्रोत का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मेरा सपोर्ट ना हो, मैं आगे ना बढ़ूं, मैं तरक्की ना करूं। तो मेरा डिसीजन होता है, वो हम देख चुके हैं, जो दिमाग में डिसाइड कर लेना, दिमाग में देख लेना चाहिए क्या, और जो उसके सिवा जो भी संभावनाएं हैं वो दिखनी तक नहीं चाहिए, वो हो ही नहीं सकती। और गॉड को भी डिसाइड कर लिया कि भाई गॉड क्या है, मेरा स्रोत है और मेरे को सपोर्ट करता है। तो ये जो तीसरा इसका बिंदु है जो बीच में था दरअसल, कि भाई ये जो माई लाइफ एंड माई विल, मेरी जिंदगी और मेरी इच्छा, ये है क्या, मेरी जिंदगी मेरी इच्छा है क्या, दरअसल ये है क्या जो ईश्वर के, भाई एक डिसीजन कर लिया कि अपने ईश्वर की देखरेख में अपनी इच्छा और अपनी जिंदगी को छोड़ना है। तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि भाई डिसाइड कर रहे हैं छोड़ना है, डिसाइड कर लिया कि छोड़ना ही है, रखना नहीं है अब अपने पास, छोड़ना ही है। किसकी देखरेख में छोड़ना है? उस स्रोत की देखरेख में छोड़ना है जो हमेशा मेरी मदद करना चाहता है, जो मेरे मूल है, जो मेरा कारण है, जो मेरा अस्तित्व है, उसके हाथ में छोड़ रहे हैं। किसी गलत आदमी के हाथ में नहीं छोड़ रहे, किसी दुश्मन के हाथ में नहीं छोड़ रहे। लेकिन अब ये देखना है छोड़ क्या रहे हैं, छोड़ क्या रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी दान नहीं करनी है, जो बाइक है वो दान नहीं करनी है, जो घड़ी पहन रखी है, जो फोन है वो दान नहीं करना, तो दे क्या रहे हैं। तो इसमें आता है मेरी जिंदगी और मेरी इच्छा। तो जिंदगी क्या है? आप कहने वाले फिलोसफर्स, कवि अलग अलग तरीके से डिफाइन करेंगे, पर जिंदगी ये समय है। किसी भी व्यक्ति के पास दो चीज होती है और वो हमेशा होती है, और उनके सिवा कुछ नहीं होता। एक तो उसकी जिंदगी जो खर्च होगी ही होगी, उसे बचाया नहीं जा सकता। तो समय जो है वो समय चलता रहेगा, आप मानो या मत मानो, कुछ करो या मत करो, सो या जागे रहो, कल का दिन 29 अगस्त फिर भी आएगा। तो जिंदगी जो है वो समय है, समय, समय सरेंडर करना है। जिंदगी जो है वो समय है, जो घड़ी चल रही है ना, जो समय बीत रहा है, पल पल महसूस हो रहा है, वो समय है। अब ए में आते हैं, तो अब देखते हैं इच्छा क्या होती है। ए में जब आते हैं तो आपका एक थर्ड ट्रेडिशन है। अब ये भी अचरज वाली बात है कि थर्ड स्टेप्स है और थर्ड ट्रेडिशन का भी मेंशन हो गया। तो इस थर्ड ट्रेडिशन के अंदर ऐसा कहते हैं, द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए मेंबरशिप इज द डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग। मतलब एक ही जरूरत है ए मेंबरशिप के लिए, वो जरूरत क्या है? शराब छोड़ने की इच्छा। तो ए क्या कह रहा है? ए मेंबर बनने के लिए आपको शराब छोड़ने की जरूरत होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ए मेंबर छोड़ने बनने के लिए आपको 10 साल का ड्रिंकिंग कैरियर चाहिए, ऐसा भी नहीं है। ए छोड़ने के लिए आपने अपनी फैमिली, पैसे सारे लुटा दिए हो या बचा लिए हो, वो भी जरूरत नहीं है। तो एक ही रिक्वायरमेंट क्या? एक ही रिक्वायरमेंट है ए में, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पैसा रिक्वायरमेंट नहीं है, नंबर ऑफ इयर्स, कितने सालों तक पी वो, कितनी गहरी पी, कौन सा ब्रांड पिया, देसी पी, कंट्री लिकर और इंग्लिश लिकर कौन सी पी, वो भी जरूरत नहीं है। कहां पी, किसके साथ पी, तो फिर जरूरत क्या है? जरूरत है इच्छा। अब ए ने इच्छा पे ही क्यों फोकस करा? ए ये भी तो कह सकता था भाई ओनली रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप इज द नीड टू स्टॉप ड्रिंकिंग, कि भैया ए मेंबर बनने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है शराब छोड़ने की आवश्यकता। पर आवश्यकता पे नहीं गया वो। आवश्यकता तो उन हजारों को भी है जो पी पी के मर जाएंगे। आवश्यकता तो उनको भी है जो ए में आते हैं फिर भी रिकवर नहीं होते। आवश्यकता तो उनको भी है जिनको कभी ए का मैसेज ही नहीं मिलेगा। चाहे हम कितना ही पीआई कर लें, कुछ भाई ऐसे होंगे जिन्हें कभी मैसेज नहीं मिल पाएगा। ये सच्चाइयां है ना, हर जगह नहीं पहुंच पाएंगे हम, जितना पहुंच सकते हैं पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पर गॉड नोज
कि हर जगह नहीं पहुंचना संभव है। तो शराब छोड़ने की जरूरत, ये न जरूरत, जबकि भाई मेरे विचार से तो जैसे हम कहते हैं ना, सरकार को वहां तक पहुंचना चाहिए जहां जरूरत है। हम ए को नहीं कहते कि भाई ए को वहां तक पहुंचना चाहिए जहां तक जरूरत, कोशिश करते हैं उसकी। पर ए मेंबरशिप के लिए हमने कहा कि द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर ए मेंबरशिप इज अ डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, नीड टू स्टॉप ड्रिंकिंग नहीं है। क्योंकि जो ए की ट्रेडिशन लिखने वाले लोग थे वो बहुत कुछ जानते थे, और उन्होंने बिल्कुल सही लिखा। क्योंकि नीड से कुछ नहीं होता, नीड तो हजारों को है, लाखों को है। मैं तो कहता हूं उसको भी नीड है जिसने कभी पी नहीं, उसका भी जीवन सुधर जाएगा ए में। एक बार तो मैंने, एक भाई था, उसको, वो जा रहा था शहर छोड़ के, हमारा मेंबर ही था, तो मैंने उसे बिग बुक दे दी। मेरी से 1-2 साल छोटा था मुझसे, बहुत पुरानी बात है, ए में आया था मैं, नई बिग बुक थी, मैंने उसे लाके दे दी एज अ गिफ्ट। मुझे लगा सच बढ़िया जेस्चर नहीं होगा। उसके 1 साल बाद मैं उसके घर मिलने गया, तो मैंने कहा वो बिग बुक कहां जो मैंने तुझे दी थी? कहता मेरे एक भैया हैं, आईआईटी में हैं और अमेरिका में रहते हैं, कुछ दिन आए थे और वो उस बिग बुक को ले गए। कह रहे उसके बजाय में मुझे, मैं उनका अपना फोन दे गए पर बिग बुक ले गए। मैंने कहा यार ये बता, वो आदमी अल्कोहलिक है? कहता नहीं बिल्कुल नहीं, टीटोटलर है। मैंने कहा फिर बिग बुक क्यों ले गया? कहता कि मैंने इससे गहरी चीज कभी पढ़ी ही नहीं। वो आदमी जिसने कभी पी नहीं, वो कह रहा है कि बिग बुक से गहरी चीज कभी पढ़ी ही नहीं उसने, वो ले गया। तो जो टॉपिक था हमारा कि भाई इच्छा जो है ना, इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नीड से भी बड़ी चीज इच्छा है। ईश्वर पाने की जरूरत हर किसी को है, पर ईश्वर मिलता उसी को है जिसको इच्छा है ना भाई। सुखी सौहार्द संपूर्ण जीवन पाने की जरूरत तो हर किसी को है। खुशी पाने की जरूरत किसको नहीं है? सभी को है, पर मिलती उसी को है जिसमें इच्छा होती है। तो इच्छा बहुत बड़ी चीज है। इच्छा जो है वो तो पूजनीय चीज है। इट इज टू बी वेनरेटेड, रेवेर्ड। ये तो ये तो ये क्या बताऊं, ये सबसे बड़ी जो जीवन जो, देखिए पूजा कोई किसी भी दृष्टि से करे, किसी भी उससे करे, मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, पूजा करने का सबसे हाईएस्ट जो ऑर्डर मुझे लगता है ना, पूजा करने का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर मुझे इच्छा करना लगता है, सही चीजों की इच्छा करना। वो सबसे बड़ी प्रेयर लगती है मुझे, सबसे बड़ी इच्छा। तो ये जो इच्छा है, ये वो चीज है। इच्छा है इनिशिएटिव। तो कोई भी आदमी जो होता है ना, उसके पास दो ही चीजें होती हैं, एक तो उसका अपना जीवन जो कटेगा ही कटेगा, और दूसरी होती है अपनी इच्छा। अब मैंने बताया कि मैं आज को धक्का ना भी मारूं, कल फिर भी आएगा। अब आज तो मेरा समय तो मेरे पास है ही, एक रिक्वायरमेंट तो सभी के पास है, जो भी जिंदा है समय तो उसके पास है, जीवन तो उसके पास है। अब बात दूसरी आती है कि इच्छा है या नहीं। भाई एक तो है कि समय तो है ही, लेकिन इच्छा भी है या नहीं। तो मैं जब इच्छा करता हूं ना, तो दरवाजे खोल देता हूं, तैयार हो जाता हूं, रेडी हो जाता हूं। तो कोई भी आदमी जो इस दुनिया में है, उसके पास दो ही चीजें हैं, एक तो इच्छा, एक तो अपना जीवन, और एक इच्छा। उसके सिवा किसी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। आपकी इच्छा भी खर्च होगी होगी, या तो बढ़िया चीजों की इच्छा करोगे या बुरी चीजों की इच्छा करोगे, या तो घटिया चीजों की इच्छा करोगे या उम्दा चीजों की इच्छा करोगे। इच्छा अवश्य करोगे, इससे बच नहीं सकते। मानव जीवन का मतलब इच्छा करना है। और एक जीवन, जीवन तो जानवरों के पास भी है, पर उनकी जिंदगी हमारे जैसी क्यों नहीं है? उनकी वो इच्छा नहीं है एक कदम आगे जाने की, एक कदम कुछ खास करने की। और मानव सभ्यता में कहीं भी देख लो, एक मानव ही ऐसी प्रजाति है जो अपने लिए भी घर बनाती है। चाहे कबीलों वालों को देख लो, किसी दूसरे धर्म के लोगों को देख लो, किसी दूसरे समुदाय के लोगों को देख लो, जो अपने लिए भी एक घर बनाती है, एक और घर बनाती है ईश्वर के लिए। चाहे उसे ईश्वर बोले, गॉड बोले, क्राइस्ट बोले, अल्लाह बोले, कुछ और बोले, किसी भी भाषा में बोले, पर केवल ये चेतना, ये स्मृति केवल मानव जाति में ही है कि एक कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन है उसका। जानवरों में ये चेतना नहीं है, इंसान में है।
ये चेतना जो है। तो जानवर और इंसान में एक बहुत बड़ा अंतर ये भी है। अब बिल्ली को देख लो, वो अपने घर का तलाश करेगी। खरगोश को देख लो, वो अपने लिए बिल खोदेगा। जो भी है, चूहा, बिल्ली, चींटी, कुछ भी हो, एक्स्ट्रा घर कोई नहीं बनाता। एक्स्ट्रा घर जो है वो इंसान बनाता है। उसके अंदर ये चेतना है कि एक एक्स्ट्रा कनेक्शन है। पूरे रूप से समझ नहीं पाता, जो समझ में आता है उस तरह से घर बनाता है, मस्जिद बोला, जो भी तरीका हो उसका अपना। लेकिन चेतना जरूर है कि कुछ है कनेक्शन कहीं और से, पहले से ही है ऐसा। तो किसी भी व्यक्ति के पास दो ही चीजें हैं। ए में आप आ गए हो, शराब भी पीते रहो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब मैं तो चाहता ही हूं कि सब लोग सोबर हों, पर बता रहा हूं टेंशन किस संदर्भ में नहीं बता रहा। आप इच्छा को नहीं बचा। आज तो मेरे अंदर, या तो आज का मेरा दिन तो गुजरेगा ही, वो तो मैं 28 अगस्त को हटा नहीं सकता अपने जीवन में से, कुछ भी कर लूं अपने जीवन से 28 अगस्त को हटा नहीं सकता। तो 28 अगस्त को हटा नहीं सकता। अब बात आती है कि क्या मेरी आज सोबर रहने की इच्छा है, या आज मेरी आज मीटिंग स्किप करने की इच्छा है, या पीने की इच्छा है। इच्छा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पाना क्या है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदना है जीवन में, तो जीवन भी जाएगा और इच्छा भी जाएगी। ये दो मूल्य तो हर आदमी देगा। एक लाइफ और एक अपनी विल। तो विल अवश्य देगा। तो ये मान के चलो कि एक मार्केट है, मार्केट में एक मेरे मित्र हैं, वो मेरे टमाटर के एग्जाम्पल से बड़े खुश हो जाते हैं, तो उनका आदर करते हुए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। मार्केट में गए, सब्जी मार्केट में। अब मार्केट में गए, सड़े टमाटर भी हैं और अच्छे टमाटर भी हैं। अब प्राइस दोनों का सेम है, क्योंकि जिंदगी में आप इच्छा दोगे ही दोगे अपनी, और अपनी लाइफ भी जाएगी जाएगी। कैसे भी दुखी होकर जियो, घिसट घिसट के जियो, खुश होकर जियो, आसमान में सर उठा के जियो, जीवन तो जाएगा जाएगा, कैलेंडर तो मूव करेगा ही करेगा, और इच्छा जाएगी। प्राइस सेम है, चॉइस आपकी है कि सड़े टमाटर चाहिए या अच्छे टमाटर चाहिए। जिंदगी के पटल पे चॉइस सेम है। तो आज से आगे की जो जिंदगी है, अभी इस क्षण से आगे की जो जिंदगी है, ये जान लेते हैं कि भैया जीवन भी बीतेगा बीतेगा, और इच्छा भी लगेगी लगेगी। इसे बचाया नहीं जा सकता, खर्च होगा ही होगा। फिक्स प्राइस है जीवन नाम के अनुभव का। तो ये जो डिसीजन है, इसे पूरे रूप में देखते हैं कि भाई मेड अ डिसीजन, निर्णय किया, मतलब इसके सिवा कुछ और नहीं होना चाहिए। अब किस चीज का निर्णय कर रहे हैं? टू टर्न आवर विल एंड आवर लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। कि अपनी जिंदगी और अपनी इच्छा भगवान के हाथों में छोड़नी। कि किसके हाथों में छोड़नी है? जो हमारा मूल है, हमारा सपोर्ट करता है, उसके हाथों में छोड़ने की है। तो मेरा रेफ्रिजरेटर बेकार हुआ, हतबलता मान लिया कि एक मैकेनिक ठीक कर सकता है, मैकेनिक को कॉल कर दिया, मैकेनिक आ गया। अब फाइनली मैकेनिक को ये कह देना, भाई ये रहा फ्रिज, तुझे करना कर, खोल वोल, तुझे जो भी रिपेयर करना है अंदर बाहर जो भी कर वो कर। तो ऐसे ही अपने जीवन में हतबलता मान ली, चलाओ। अब रेफ्रिजरेटर मैकेनिक को बुला लिया। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक जब तक काम नहीं कर सकता जब तक मैं रेफ्रिजरेटर को उसके हाथ में ना डालूं कि भाई अब कर लेते जो करना है। मतलब मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मैंने ड्राइवर हायर कर लिया। अब ड्राइवर हायर कर लिया, उसको स्टीयरिंग पे नहीं बैठने दूंगा, स्टीयरिंग उसके हाथ में नहीं दूंगा तो चला नहीं पाएगा। तो स्टेप 1 में मैंने ये मान लिया कि मुझे अपनी जिंदगी चलानी नहीं आती, मतलब शराब के सामने बेबस मान लिया, और जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है। अस्त व्यस्त हुई क्यों है जिंदगी? गाड़ी में खरोच लगी क्यों है? गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों हुआ? कि मुझे चलानी नहीं आती। इसी तरह जिंदगी अस्त व्यस्त हुई क्यों? अब मुझे चलानी नहीं आती। अच्छा, फिर दूसरी बात में क्या माना मैं, जो स्टेप 2 था हमारा, केम टू बिलीव पावर ग्रेटर देन आवर सेल्स कैन रिस्टोर अस टू सैनिटी। अब ये मान लिया कि हमारी एक ईश्वर है जो जिंदगी चला सकता है, यानी वो मैकेनिक जो रिपेयर कर सकता है फ्रिज को, यानी वो ड्राइवर जो गाड़ी चला सकता है, जिंदगी की गाड़ी चला सकता है। अब उसको बुला लिया। ये तीसरा स्टेप जो है ना, मेजर स्टेप है, ये गाड़ी उसके हाथ में छोड़ दी, मैकेनिक के हाथ में फ्रिज दे दिया। अब इसका मतलब क्या होता है? ये तो एक कॉन्सेप्चुअल बात हो गई भैया कि जिंदगी ईश्वर की देखरेख में छोड़ दी। अब जो मैकेनिक है, जब वो रेफ्रिजरेटर को ठीक कर रहा है तो हथौड़े भी मारेगा कहीं पे, कुछ तार को उखाड़ेगा, कुछ तो करेगा।
किसी चीज को ठोक ठोक के ठीक करेगा, किसी चीज को निकालेगा, किसी चीज को निकाल के फेंकेगा कि ये पार्ट बेकार है। भैया मैकेनिक है फ्रिज का, भाई मैकेनिक है फ्रिज का तो वो जानता है ना कौन सा पार्ट बेकार है, ये हिस्सा काम नहीं कर रहा है, ये तार गल गई है, निकाल निकाल के फेंकेगा, बताएगा मुझे कि भैया ये है, इसे निकाल के फेंको, है ना। तो ऐसे ही जब मुझे तो पता नहीं कि भैया जिंदगी कैसे चलती है, मुझे पता है कि क्या कोरोना आएगा, गया। मुझे पता है कि लॉकडाउन लगेगा, लग गया। मुझे पता है कि कल मेरे को मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, पर मिल गई, है ना। तो जीवन में कितने सारे इक्वेशन है, मुझे ये नहीं पता कि कोरोना आ सकता है, मुझे ये नहीं पता इंडस्ट्री किस दिशा में मूव करेगी, मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन से शहर में जाऊंगा, मुझे ये नहीं पता किस आदमी को मैं पसंद आ जाऊंगा, मुझे ये नहीं पता कौन सा ईमेल पे मेरा क्लिक करना मुझे उस कंपनी तक ले जाएगा, मुझे ये नहीं पता मेरी कौन सी चीज मुझे नंबर 1 बना देगी, अपने मतलब खुश बना देगी। तो ये सारे जो इक्वेशंस है ना, ये मुझे पता नहीं है। मुझे तो रेफ्रिजरेटर के बारे में नहीं पता ना, कौन सा पार्ट खराब है, कौन सा कनेक्शन खराब है, कौन सी चीज में जंग लग गया है। अगर ये मुझे पता होता तो मैं मैकेनिक को क्यों बुलाता। तो अब मैं स्टेप 1 में देख चुका हूं, मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो चुकी है, तो इसका बात तो पक्की है कि मुझे पता नहीं है कि जिंदगी चलती कैसे है। ये पहले स्टेप में मान लेते हैं। शराब के ठीक बाद यही वाला स्टेप होता है ना, लिख लिख के वह ये मान लिया कि अब कैसे चलती है जिंदगी, ने मुझे पता नहीं, वरना जिंदगी बढ़िया फंक्शन कर रही होती, तो मुझे जरूरत ही नहीं थी। दूसरे पे आ गया, अब भाई मुझे नहीं पता तो उसको बुलाओ जिसको पता है। अब जिंदगी का रेफ्रिजरेटर के मैकेनिक को रेफ्रिजरेटर का पता है, कार के मैकेनिक को कार का पता है, और जीवन के मैकेनिक को जीवन का पता है, और जीवन का मैकेनिक ईश्वर है। अब उसको बुला लिया, तो वो ईश्वर जो है, जैसे रेफ्रिजरेटर का मैकेनिक कहता है ये आइटम खराब है, ये आइटम दोबारा रिप्लेस होगा, इसकी मरम्मत होगी, इसको सुखाओ, इसको। अब ऐसे ही ईश्वर अंदर से बोलेगा भाई ये चीज की जरूरत नहीं है, इसे हटा, जीवन से हटा दी। वो कहेगा ये लिमिटेशन की जरूरत नहीं है, हटा। वो कहेगा तुझसे भाई इसको फॉरगिव कर, फॉरगिव कर। जो स्टेप 4 की प्रोसेस है ना, वो इसके बाद ही होती है ना, इस थर्ड स्टेप के बाद ही होती है ना, क्योंकि इस स्टेप के बाद ईश्वर बताने लगता है ये पार्ट खराब है, हटा। जो कैरेक्टर डिफेक्ट हो, वो जैसे फ्रिज में कोई कुछ बहुत सारे पार्ट्स होते हैं तो बताता नहीं ये पार्ट खराब है, ये सही है, ये कनेक्शन ठीक नहीं है। तो ऐसे ही मुझे अब ईश्वर बताएगा स्टेप 4 में, यार ये चीज खराब है, लायबिलिटी हटा, वो चीज खराब है उसे हटा, इस पार्ट को फेंक, इस पार्ट को फेंक, ये पार्ट तेरा बिल्कुल ठीक है, इसकी बस थोड़ी सी मरम्मत कर दे, इसकी मालिश कर दे, जैसे रस्ट वगैरह हटा दे, इसकी थोड़ी सफाई कर दे, इसका कनेक्शन ऐसे कर दे, अच्छा इस चीज को ऐसे यूज किया कर। वो मुझे स्टेप 4 में बताएगा, वो बात की बात है, लेकिन अभी हम स्टेप 3 की बात कर रहे हैं तो उनको मैं नहीं छोड़ रहा, लेकिन थोड़ा सा सीक्वेंस है तो इसलिए मैंने स्टेप 1 और 2 को टच कर लिया, कि वो सीक्वेंस में समझ में आ जाता है ना कि ये सीन कहां से आया मूवी में। तो ये मूवी में सीन यहां से आया कि जो अपना जो है, देख लो पहले जिंदगी परफेक्ट चल रही है या नहीं चल रही थी जब आए थे। अगर नहीं चल रही थी तो दूसरे पे आ जाओ कि अब परफेक्ट नहीं, परफेक्ट तो करनी है ना, उसमें तो कोई दो राय है नहीं, हर कोई खुशी जिंदगी जीना चाहता है और जीना चाहिए। जीवन का उद्देश्य है खुश में, आनंद में रहना, लेकिन आनंद के नाम पे धोखा खाना नहीं। जैसे शराब में धोखा खा के आ गए ना हम, भाई आनंद के लिए तो गए थे, आनंद के नाम पे धोखा दे दिया, है ना। तो अब तो वो आनंद के नाम पे धोखा मिल गया, तो अब सही आनंद, अच्छा अच्छा आनंद, ओरिजिनल माल ढूंढना है, ओरिजिनल प्रोडक्ट ढूंढना है। तो वो पावर ग्रेटर देन माई सेल्फ कैन रिस्टोर मी टू सैनिटी, भाई एक अच्छा मैकेनिक बुलाना है जो मेरी जिंदगी को ठीक कर सके। तीसरा ये है कि भाई अपना समय और अपनी इच्छा उसके हाथ में छोड़ देना। अब इस तीसरे स्टेप का मतलब ये है कि भैया लॉकडाउन आया है, मैकेनिक ने बुलाया है, मैकेनिक को पता है इस पार्ट की जरूरत है, सही बुलाया होगा। ये बीवी जो है, ये जो औरत मेरे जीवन में आई है, मुझे लगता है कि सही है या खराब, मुझे लगता है खराब है, पर मैकेनिक जानता है कि वो ठीक है खराब है, और ठीक है तो मैकेनिक रखेगा, और खराब है तो मैकेनिक हटा देगा, उसको एक्सेप्ट करना। अब मेरी जिंदगी में भाई ये तो ईश्वर से तो संबंध पुराना है ना मेरा, स्टेप 1 करने से पहले भी संबंध रहा है ना ईश्वर से, 2 करने से पहले भी, तो ईश्वर मुझे लेके आया है। अब मेरी जिंदगी में शराब आई, ठीक है, अब मैकेनिक ने एक दिन बता दिया, हालत बिगाड़ के, इकोनॉमिकल नौकरी छूट गई, ये हो गया, इमोशनल हालत खराब हो गई परिवार के, मैकेनिक ने बता दिया पार्ट खराब है भैया। अब वो नौकरी चली गई, पैसा चला गया, लेकिन मैकेनिक के जजमेंट पे ट्रस्ट करना है कि मैकेनिक जो कर रहा है ठीक कर रहा है, क्योंकि स्टेप 3 कर चुके हैं ना, टू टर्न आवर विल, आवर लाइव्स ओवर टू केयर ऑफ गॉड।
बहुत से लोग कहते हैं जब मैं शराब पीता था बहुत पैसा कमाता था, आज मैं कमा नहीं पा रहा हूं। अरे भैया, मैकेनिक को पता है कि तू बहुत पैसा कमाता था, मैकेनिक ने उसे हटाया है तो ठीक ही करा होगा, गाड़ी पे बोझ होगा वो। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं दिल्ली में, इतना दिल का हीरा आदमी, इतना हीरा आदमी कि आज भी जब उसके बारे में सोचता हूं ना, आसमान की तरफ देखता हूं कि भगवान तो कितने कितने अच्छे आदमी बनाता हूं। एक ही साथ 7 कंपनीज का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोई भी एक मेंबर फोन कर दे, रात को ही पहुंच जाए, और इतना जबरदस्त इंजीनियर कि केवल 1 घंटे किसी बड़ी मशीन को देख ले उसके लिए उसे हॉलैंड वगैरह बुलाया जाता था। नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं है, पुराने एक मेंबर जानते होंगे। वो आदमी पीता पीता मर गया, कभी सोबर नहीं हो पाया, इतना अच्छा आदमी। और जिस समय वो पी रहा था, उसके दिल्ली के हर महंगे इलाके में घर, उसकी गाड़ी का रंग और सूट का कलर बिल्कुल एक जैसा। तो एक दिन वो किसी मेंबर से बातचीत कर रहा था, मेरे स्पॉन्सर से बातचीत कर रहा था, उसने बताया कि भाई, उस मेंबर का नाम लिया, कि मेरे पास जितनी गाड़ियां हैं, जैसे मैं सूट के साथ अपनी गाड़ी बदलता हूं, और जिस तरह की कंपनीज का मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूं, और ये है वो है, पैसा है, इतना शायद पूरे दिल्ली नोएडा ए के पास मिला कर नहीं है। इतना शायद पूरे दिल्ली नोएडा के पास मिलाकर नहीं है। तब उस मेंबर ने कहा, जो उसके साथ जो इस बात को सुन रहा था, उसने कहा ये बात सही है कि जितना तेरे पास पैसा, गाड़ियां, पोजीशन है, ये शायद पूरी दिल्ली नोएडा के ए को मिलाकर नहीं है, पर जैसे कुत्ते जैसी जिंदगी तू जी रहा है ना, वो भी कोई नहीं जी रहा। तुझे बेड पे ही पेशाब कर देता है, गाड़ियों को काट के निकालना पड़ता है तुझे, उल्टी कर देता है, लोग कितना प्यार करते हैं और ये सोच के दुखी होते हैं कि एक दिन तू नहीं रहेगा। तो वो अक्सर एक बात कहता था, कहता मैंने बड़ी बड़ी मशीनों पे हाथ रख के ठीक कर दिया, पर मैंने ईश्वर को कभी अपने ऊपर हाथ नहीं रखने दिया। वो ये मेंबर कहता था। अब मैं नया नया आया था ए में, अब बड़ा प्यारा आदमी था, मन करता गले लगा लो, और ए के कमरे में नहीं आता था, बाहर ही खड़ा रहता था, क्योंकि वो कहता था जब सोबर होऊंगा तो आऊंगा। बाहर खड़ा रहता था, वेट करता था 1.5 घंटे तक। मुझसे कहता है कि नहीं मेंबर हो, मैंने कहा हाँ। कहता है कि भाई एक बात समझ ले, कि मैं जिंदगी में जिस मशीन पे हाथ रख दूं वो मशीन नहीं रुक सकती, और मैंने कभी ईश्वर जो है ना उसे अपने ऊपर हाथ नहीं रखने दिया। तो आज मेरे पास 2-4 चीजें नहीं रही हैं, पुराने संबंध नहीं रहे हैं, कुछ पैसा नहीं रहा है, लेकिन ये मैकेनिक पे ट्रस्ट करना है, जो निकाल के फेंका है वो खराब फॉल्ट होगा भैया, ये मानना पड़ता है, ये ट्रस्ट करना है उसके ऊपर, और आगे जो लेके आ रहा है जिंदगी में, नए लोग, नई सिचुएशन, नई प्रोबेबिलिटी, वो भी ठीक लेके आ रहा है। मैकेनिक जानता है कौन सा पार्ट खराब है, कौन सा हटना है, कौन सा निकलना है। अब संदेह में नहीं रहना। संदेह के दिन गए, स्टेप से पहले के संदेह के दिन थे, कहीं ऐसा तो नहीं मैकेनिक खराब कर देगा, लेकिन डिसीजन क्या लिया है? डिसीजन का मतलब एक ही संभावना, कुछ और दिखना ही नहीं चाहिए। ये वो स्टेप है कि टर्न, अब जो हो रहा है जीवन में वो बढ़िया हो रहा है, उसके सिवा कुछ नहीं हो रहा, देखना वही है जो डिसाइड कर लिया है। ये वो स्टेप है, और ये स्टेप 50% दूरी, जो दिक्कत होती है, मैं क्यों कहता हूं कि दिक्कत हट जाएंगे जीवन से। एक फिल्टर होता है ना, फिल्टर, आप चाय बना रहे हो, चाय में चाय पत्ती भी है, अदरक भी है, और इलायची भी है, दूध भी है, चाय बन गई। अब इलायची दूध को तो नहीं खाओगे ना, उससे पहले फिल्टर करोगे, फिल्टर करने के बाद जो चाय निकल के आएगी उसी को पियोगे ना। अब वही चीज आपको जीवन पे लगानी है। जीवन में गरीबी भी है, परिवार में लड़ाई भी है ना, शराब के ठेके भी खुल ही रहे हैं, है ना, शराबी भी हैं, शराबियत भी है, ओल्ड प्लेसेस ओल्ड थिंग्स भी हैं, जॉब की भी दिक्कत है, ये है, दुनिया भर की हजार चीजें हैं यार, और उसी के बीच में जिंदगी है। जिंदगी में घुली हुई है ये चीजें, जैसे चाय में आपकी चाय पत्ती वगैरह घुली होती है, इलायची घुली होती है, अदरक घुली होती है, ऐसे ये जीवन में घुली हुई है। अब ये स्टेप क्या करेगा, फिल्टर लगा दिया, और जो छन के नीचे आएगा ना वो पीना है, तो ये फिल्टर लगा दिया। और ये जो दिक्कतें पिक्कतें जो है ना, ये सब
दिखेंगी नहीं, नीचे जब चाय आएगी उसमें दिखनी नहीं चाहिए। अब जो चाय फिल्टर लगा दिया, ये ऊपर ही रह गई, गंदगी ऊपर ही रह गई, तो ये स्टेप फिल्टर वाला प्रोसेस है, टू टर्न आवर विल ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। क्योंकि अब कोई घटना हो गई जीवन में, कोई इंसिडेंट हो गया, घटना नहीं कह रहा, एक इंसिडेंट हो गया, मतलब ये इंसिडेंट हो गया कि मान लो कि जैसे मेरी गाड़ी का थोड़ा हेडलाइट जो थी, मैं टर्न कर रहा था, लग गई किसी चीज में, जो ये एटीएम वैन होती है। अब स्टेप 3 लगाया कि टू टर्न आवर विल एंड लाइफ ओवर टू द केयर ऑफ गॉड। अब अचानक अच्छा नहीं लगता ना भाई, 8 10 12 15 हजार रुपए का नुकसान हो जाए, लेकिन जब स्टेप लगाया, मैं कहा जिंदगी तो मैकेनिक चला रहा है, जो ईश्वर है वो चला रहा है ना जिंदगी का, तो ये जो इसने करा है ये गलत नहीं करा होगा। अब लगी गई, जानबूझ के तुम्हारी नहीं थी, लग गई तो लग गई। अब उसके चक्कर में जो मैकेनिक आया, उसने मेरी गाड़ी के बाकी के जितने स्क्रैचेस थे ना वो भी हटा दिए, केवल 5,500 में। और मैं इतना खुश हूं, बाकी के सारे स्क्रैचेस हटाने के भी 5,500 रुपए दे देता उसे। तो ईश्वर अपनी समझ से जो करा ठीक करा, जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है, और ठीक के सिवा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर का काम क्या है, जैसे जड़ का काम है ना पेड़ को सपोर्ट करना, पौधे को सपोर्ट करना, ईश्वर का इसके सिवा कोई और कार्य है नहीं, ये मान के करना। तो कोई भी संदेह शक नहीं रहना चाहिए। अब तो फिर स्टेप 4 की प्रोसेस आसान भी हो जाती है ना थोड़ी सी, कि जो दिख रहा है फिर ठीक ही दिख रहा है। धन्यवाद दोस्तों, मुझे इतना ही इस संदर्भ में, इस स्टेप के लिए इतना ही शेयर करना था। आप लोगों ने मुझे आने का मौका दिया और स्टेप पर शेयरिंग कराई, बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।